चलें बात करते हैं इस एक इनकलाबी तजुर्बे की जिसने ना सिर्फ एटम बल्कि हमारी पूरी हकीकत की समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक कार है, फुल स्पीड से जा रही है और सामने से एक छोटा सा कीड़ा आके उसके शीशे से टकराता है। अब होना तो यही चाहिए ना कि उस बेचारे कीड़े का काम तमाम हो जाए। लेकिन क्या हो अगर वो कार उस मामूली से कीड़े से टकराकर ऐसे पीछे उछले जैसे सामने कोई पहाड़ आ गया हो? बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? बिल्कुल ऐसी ही एक नाकाबिले यकीन चीज हुई 1909 में। फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड अपनी लैब में एक तजुर्बा कर रहे थे जब उन्हें ऐसी ही हैरत का सामना करना पड़ा, और बस उसी एक लम्हे ने साइंस की पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन इस दरियाफ्त के असर को पूरी तरह समझने के लिए पहले हमें उस वक्त में जाना होगा। चलें देखते हैं कि इस जमाने के साइंसदान एटम के बारे में सोचते क्या थे। इस वक्त सबसे मशहूर मॉडल था जे थॉम्सन का प्लम पुडिंग मॉडल। देखिए, थॉम्सन ने कुछ अरसा पहले ही मनफी चार्ज वाले छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किए थे, और चूंकि एटम तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, तो जाहिर है इस मनफी चार्ज को बैलेंस करने के लिए कहीं न कहीं मुस्बत चार्ज भी होना चाहिए था। लेकिन सबका ख्याल ये था कि इलेक्ट्रॉन इतने छोटे हैं कि मुस्बत चार्ज किसी एक जगह जमा नहीं हो सकता, बल्कि वो पूरे एटम में एक नर्म सी जेली की तरह फैला हुआ है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है तरबूज की मिसाल। फर्ज करें तरबूज का लाल नरम गूदा जो हर तरफ फैला होता है वो है मुस्बत चार्ज वाली जेली, और उसमें जो जगह जगह काले बीज फंसे होते हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन। इस वक्त के साइंसदानों का ये पुख्ता यकीन था कि एटम का सारा वजन या मास किसी एक जगह पर नहीं बल्कि पूरे एटम में बराबर फैला हुआ है। तो इस तरबूज वाले एटम की साख्त को परखने के लिए रदरफोर्ड ने एक तजुर्बा डिज़ाइन किया। उनका मकसद था इसके अंदर झांक कर देखना। अब इसके लिए उन्हें एक ताकतवर गोली की ज़रूरत थी, और इस काम के लिए अल्फा पार्टिकल से बेहतर कुछ नहीं था। उन्हें यूं ही नहीं चुना गया था। ये आम ज़रात नहीं थे, इन पर पॉजिटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन से हज़ारों गुना भारी थे और एकदम सीधी लाइन में किसी तोप के गोले की तरह तेज़ी से सफ़र करते थे। मतलब एटम की साख्त को जांचने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। इनका सेटअप कमाल का था। सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव मादा जो अल्फा पार्टिकल्स निकालता था, उसे एक लेड के बॉक्स में रखा गया जिसमें एक बहुत छोटा सा सुराख था। ये बॉक्स एक बंदूक की नाली की तरह पार्टिकल्स को एक सीधी बीम में फायर करता था। निशाने पर क्या था? सोने का एक इंतहाई पतला सा वरक, इतना पतला कि बस चंद एटम्स मोटा हो, और उसके गिर्द एक गोल स्क्रीन थी जिस पर जिंक सल्फाइड लगा हुआ था। जब भी कोई अल्फा पार्टिकल उससे टकराता, वहां रोशनी की हल्की सी चमक पैदा होती। जरा अंदाजा लगाएं, उन्हें एक मुकम्मल अंधेरे कमरे में बैठकर आंखों से हर एक चमक को गिनना पड़ता था। कितना थका देने वाला काम होगा ये। और पता है, इसी मुश्किल की वजह से उनके एक साथी हैंस गीगर ने गेगर काउंटर इजाद किया। हाँ, वही आला जो रेडिएशन के पास क्लिक क्लिक की आवाजें निकालता है। तो सेटअप मुकम्मल हो चुका था, गोले तैयार, सोना निशाने पर और काउंटर ऑन। अब वक्त था इस कहानी के सबसे अहम मोड़ का, जब इस तजुर्बे ने वो नतीजे दिए जिन्होंने दुनिया हिलाकर रख दी। प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से तो उम्मीद बिल्कुल साफ थी। ये भारी अल्फा पार्टिकल्स इस नरम तरबूज जैसी जेली में से आराम से बिना रुके सीधे गुजर जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शायद रास्ते में किसी इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा मामूली सा डिफ्लेक्ट हो जाएं। और शुरू में हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। तकरीबन 99.8% पार्टिकल्स तो ऐसे सीधे गुजर गए जैसे वहां कुछ था ही नहीं। लेकिन असल कहानी तो बाकी 0.2% में छुपी थी। यही वो नतीजा था जो सबको हैरान कर गया। फिर उन्होंने वो देखा जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। कुछ पार्टिकल्स हैरान की इस तौर पर बहुत बड़े एंगल्स पर मुड़ गए, और इससे भी ज्यादा नाकाबिले यकीन बात ये थी कि तकरीबन 8000 में से एक पार्टिकल सोने के वरक से टकराकर बिल्कुल सीधा वापस आ गया। ये तो बिल्कुल वही कार वाली मिसाल थी जो कीड़े से टकराकर वापस आ जाए। रदरफोर्ड ने खुद इसे इन अल्फाज में बयान किया, ये तकरीबन इतना ही नाकाबिले यकीन था जैसे आप टिश्यू पेपर के एक टुकड़े पर 15 इंच का तोप का गोला फायर करें और वो वापस आकर आप ही को लग जाए। इस चौंका देने वाले नतीजे ने रदरफोर्ड को एक ऐसे शानदार नतीजे पर पहुंचाया जिसने एटम के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया।
بس اس ایک مشاہدے نے پلم پڈنگ ماڈل کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ دیکھیے، اگر ایک بھاری تیز رفتار الفا پارٹیکل اتنے زور سے پیچھے دھکیلا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نرم جیلی سے نہیں ٹکرایا، بلکہ ایٹم کے اندر کوئی بہت بہت ہی زیادہ بھاری، ٹھوس اور پازیٹیو چارج والی چیز موجود ہے۔ اسی بنیاد پر ردرفورڈ نے نیوکلیئر ایٹم کا ماڈل پیش کیا۔ اس کے 3 اہم نکات تھے۔ پہلا، چونکہ زیادہ تر پارٹیکل سیدھے گزر گئے، اس کا مطلب ہے کہ ایٹم کا بیشتر حصہ اصل میں خالی ہے۔ دوسرا، جو پارٹیکلز واپس مڑے، ان سے ثابت ہوا کہ ایٹم کے بالکل مرکز میں ایک بہت چھوٹا لیکن بے پناہ بھاری اور ٹھوس حصہ ہے، اسے انہوں نے نیوکلیس کا نام دیا۔ اور تیسرا، منفی الیکٹران اس نیوکلیس کے گرد اس وسیع خالی جگہ میں مسلسل گردش کرتے ہیں، بالکل ایک چھوٹے سے نظام شمسی کی طرح۔ اور جب کہتے ہیں نا کہ ایٹم کا زیادہ تر حصہ خالی ہے، تو اس کا مطلب ہے 99.9% سے بھی زیادہ خالی۔ یہ بات ہمیشہ ذہن کو چکرا دیتی ہے کہ ہمارے ارد گرد کی ہر ٹھوس چیز دراصل اندر سے کھوکھلی ہے۔ اس خالی پن کے پیمانے کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہت زبردست ہے۔ اگر ایک ایٹم کو ایک فٹ بال اسٹیڈیم جتنا بڑا کر دیا جائے تو اس کا نیوکلیس اس اسٹیڈیم کے بیچ میں رکھی ہوئی ایک معمولی سی کینچی کے برابر ہوگا، اور باقی سب کچھ خالی جگہ۔ لیکن یہ دریافت صرف فزکس کی کتابوں تک محدود نہیں، اس کے ہماری روزمرہ زندگی اور حقیقت کے تصور کے لیے بہت گہرے فلسفیانہ اثرات ہیں۔ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ٹھوس چیز، یہ دیواریں، یہ کرسیاں، حتیٰ کہ ہمارا اپنا جسم زیادہ تر خالی جگہ سے بنا ہے، تو یہ سوچ دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیتی ہے۔ حقیقت ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو پھر چھونے کا کیا مطلب ہوا؟ جب ہم اپنے ہاتھ سے کسی دیوار کو چھوتے ہیں تو کیا ہم واقعی اسے چھو رہے ہوتے ہیں؟ سائنس کہتی ہے نہیں۔ یہ جو چھونے کا احساس ہے نا، یہ دراصل ٹھوس چیزوں کا آپس میں ٹکرانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ہاتھ کے ایٹموں کے الیکٹران کلاؤڈز اور دیوار کے ایٹموں کے الیکٹران کلاؤڈز کے درمیان پیدا ہونے والی الیکٹرو میگنیٹک قوت دافعہ ہے، ایک طرح کی فورس فیلڈ۔ ایٹم خود کبھی ایک دوسرے کو چھوتے ہی نہیں۔ تو یہ دریافت ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر اس کائنات کی ہر ٹھوس چیز انہی خالی ایٹموں سے بنی ہے، تو کیا ہم واقعی کبھی کسی چیز کو چھوتے ہیں، یا پھر ہم سب صرف قوت کے میدانوں کے درمیان تیر رہے ہیں جو ہمیں چھونے کا احساس دلاتے ہیں؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔